हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। हिंदी साहित्य की इस क्लास में कैप्सूल सीरीज के तहत हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है हमारा निराला जी का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है सरोज स्मृति। इस सरोज स्मृति चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें एमसीक्यूज भी हैं और जिसमें लघुत्रात्मक प्रश्न भी हैं। इसमें टोटली 20 क्वेश्चंस है जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में जरूर आने वाले हैं और ये अपना डे 2 है। तो आइए करते हैं शुरुआत और इसमें देखते हैं सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग रोज की तरह आज भी आंसर देते जाइए, जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसका आंसर देते जाइए। थोड़ा सा अपनी आज क्लास डिस्टर्ब हुई है पॉलिटिकल साइंस की। स्कूल में एनुअल फंक्शन था तो मैं आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लास नहीं दे पाया, बट आगे अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। और हिंदी साहित्य की क्लास का जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आज मिलेगी, तो इस क्लास को अपन पहले देख लेते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बचपन का नाम क्या था। तो निराला जी का बचपन का नाम बच्चों आपको बताना है। इसमें से राइट आंसर क्या है? सूर्यपाल था, सूर्यदेव था, सूर्यकांत था या सूर्य कुमार था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य कुमार था इनका बचपन का नाम। और इसी नाम के आधार पर इनका नाम पड़ा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर है ऑप्शन द। नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न है कि निराला का जन्म कब हुआ था? 1897, 1891, 1999 या फिर 1900? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन स, 1899 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म जो है वो बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था। कल भी हमने हिंदी अनिवार्य में भी इस प्रश्न को देखा था, वहां पर भी पूछा था। तो बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था, ठीक है, मेदिनीपुर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इनका तीसरा प्रश्न है इस चैप्टर का कि पत्नी की प्रेरणा से निराला की रुचि किस क्षेत्र में पैदा हुई। निराला जी की पत्नी बहुत ही विदुषी महिला थी, संगीत में उनकी रुचि थी, काफ़ी अच्छा गाती थी और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के निराला ने जो है वो साहित्य और संगीत में, निराला जी भी जो है वो साहित्य और संगीत में निराला जी का झुकाव जो है वो पत्नी की प्रेरणा से ही हुआ था। तो करेक्ट आंसर है साहित्य और संगीत में जो है वो उनकी रुचि बढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है 4, निम्न में से मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं। तो जो निराला है, ये प्रश्न पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। तो निराला जो है वो हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अच्छी तरह से याद करना। वैसे इसको इस चैप्टर में जितने भी अपन क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। और आपको मैं कंप्लीटली बता दूं कि इसकी जो व्याख्या है, इसकी जो काव्यखंड की व्याख्या है वो चैप्टर वाइज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और आप अगर वापस से अगर पढ़ना चाहते हैं तो वहां पे ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप पढ़ लीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो गद्य खंड पद्य खंड सारे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न। सरोज स्मृति कविता में कवि ने किसका बिंब विधान किया है। तो आप हल्का सा सोचिए, एक थोड़ा सा बैक जाइए कि सरोज जो है ना, उनकी पुत्री का नाम था। और जब उसका विवाह हुआ तो निराला ने सारी चीज़ें मैनेज करी थी, सब कुछ वो जो है वो व्यवस्थाएं देखी थी। और चूंकि घर में उस सरोज की माता नहीं थी उस समय, निराला की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, तो ज़्यादा फंक्शन कुछ विशेष जैसे शादी ब्याह का होता है वैसा हुआ नहीं था। तो यहाँ पे सरोज के विवाह के अवसर को याद करके जब सरोज की मृत्यु हो जाती है, पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, सरोज की मृत्यु होती है, उससे पहले, सरोज की मृत्यु से पहले परिवार के और भी कई सारे सदस्य काल कवलित हो जाते हैं। तो वो दुख जो था, वो निराशा, वो भयंकर पीड़ा जो है वो मन में थी निराला के। और इन सारी चीज़ों को याद करके निराला जो है वो सरोज की मृत्यु के अवसर पर, उसके विवाह के अवसर को याद करके ये सारी चीज़ें लिखते हैं। तो इसमें बिंब किसका है? माता और स्वयं का है, पुत्री और पत्नी का है, माता और पिता का है, या परिवार का है? तो राइट आंसर रहेगा पुत्री और पत्नी का, दोनों का, क्योंकि बीच में उसने पत्नी का भी कहीं जगह उल्लेख किया है ना। और फिर कंपैरेटिवली जब वो याद करते हैं तो वो शकुंतला के विवाह को भी याद करते हैं, क्योंकि शकुंतला का भी जब विवाह हुआ था तो उसकी माता नहीं थी, उसी तरीके से सरोज की भी माता नहीं थी, तो वो बार बार उसकी माँ को बीच में याद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पांचवा के बाद छठा, यहाँ तो हो गया पांचवा, पुत्री और पत्नी का बिंब।
छठा प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किस कवि की प्रबंधात्मक कविता है? देखिए ये जो है ना एक प्रबंधात्मक कविता है, और राम की शक्ति पूजा हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, पर कवि से रिलेटेड जरूर है। कई बार पूछा जा सकता है, क्योंकि जब कवि के बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में जब उनका साहित्यिक परिचय जब हम देखते हैं, तो साहित्यिक परिचय में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। दूसरी बात यह है कि राम का जब नाम आता है ना, तो हमारा सीधा ध्यान जाएगा भाई तुलसीदास जी की तरफ, ठीक है। जहाँ पे कृष्ण का नाम आता है तो हम सूरदास जी को याद करते हैं, राम का नाम आता है तो हम तुलसीदास जी को याद करते हैं, और यहाँ पर राम की शक्ति पूजा जब नाम आया तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? तुलसीदास जी की तरफ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये रचना तुलसीदास जी की नहीं है, ये रचना जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, इस बात का ध्यान रखना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा में उस समय का वर्णन किया है जब भगवान राम लंका पहुंच जाते हैं, और वहां पे जब वो रावण से युद्ध करने के बारे में सोचते हैं, उससे पहले वो ये देखते हैं कि शक्ति दुर्गा जो थी वो रावण की तरफ थी। तो उसको देख करके भगवान राम विचलित हो जाते हैं कि भाई शक्ति अगर उनकी तरफ है तो फिर जीतेगा भी वही। तो फिर वो उस शक्ति की आराधना करते हैं, शक्ति को अपने पक्ष में लाने के लिए, अपनी ओर लाने के लिए, और उसी का वर्णन किया हुआ है राम की शक्ति पूजा प्रबंधात्मक कविता में। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां प्रश्न है, राइट आंसर इसका तो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सातवां प्रश्न है कि निराला की पुत्री का क्या नाम था? नीलम, चित्रा, सरोज या प्रियंजना? तो भाई राइट आंसर आएगा सरोज नाम था, इसलिए तो सरोज की स्मृति में इस कविता का ही नाम है सरोज स्मृति, यानी सरोज की याद में, सरोज की स्मृति में। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, आठवां प्रश्न है कि सरोज स्मृति कविता केंद्रित है, मतलब मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, किस पर लिखी गई है? ये दिवंगत पत्नी पर, दिवंगत पुत्री पर, दिवंगत मां पर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब रहेगा दिवंगत पुत्री सरोज पर। तो सरोज की जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय ये जो है वो कविता उसके जो है उसके मृत्यु पर जो है वो विरह के रूप में लिखी गई है। एक प्रकार से इसे शोक गीत कहा गया है, शोक गीत कहते हैं ना, शोक गीत। तो ये एक शोक गीत है, किसी की मृत्यु पर जो भाव व्यक्त करते हैं कविता के रूप में या काव्य के रूप में, वो शोक गीत कहलाता है। तो ये दिवंगत पुत्री सरोज की मृत्यु के अवसर पर उसके विवाह को याद करते हुए लिखी है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां कि निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? 8, 10, 15 या 12? तो राइट आंसर रहेगा कि जो निराला रचनावली है ये 8 खंडों में प्रकाशित हुई है, सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन अ। अगला है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि कौन सी काव्य कृति निराला की नहीं है? ऑप्शन 1 है कामायनी, दूसरा है अनामिका, तीसरा है कुकुरमुत्ता, चौथा है गीत गुंज। तो राइट आंसर रहेगा कामायनी जो है ये निराला की रचना नहीं है, बाकी ये तीनों जो है वो रचनाएं निराला की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की, आपने देखा होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं, और इनकी ये जग प्रसिद्ध रचना है कामायनी, बाकी ये सभी निराला की हैं। अनामिका जो इनकी प्रसिद्ध रचना है निराला की, और अनामिका जो कविता है ये एक काफ़ी प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कविता है, उसी में से बादल राग कविता जो है वो ली गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है 11वां। देखा देखा विवाह आमूल नवल। आमूल का मतलब होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से, और नवल का मतलब होता है नया। तो यहाँ पे है नया। तो पंक्ति में किसने किसका विवाह देखा, तो यहाँ पे देखा था निराला ने पुत्री सरोज का विवाह। कवि ने अपना नहीं भाई, कवि ने पुत्री का यस, कवि ने शकुंतला का नहीं, एंड कवि ने परिवारजन का नहीं। तो राइट आंसर है कवि ने पुत्री का विवाह देखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 12वां प्रश्न कि सरोज स्मृति कविता में शकुंतला के समान किसको माना गया है? शकुंतला से तुलना करी है कवि ने इस काव्य में। माता को माना है, पत्नी को माना है, पुत्री को माना है, या फिर सुमित्रा को माना है? तो कवि ने यहाँ पर अपनी पुत्री को शकुंतला के समान माना है। क्यों माना है? क्योंकि जब शकुंतला का विवाह हुआ था तब उसकी माँ भी नहीं थी, और जब पुत्री सरोज का विवाह हुआ तो निराला की पुत्री सरोज के विवाह के अवसर पर निराला
निराला की पत्नी भी उपस्थित नहीं थी, तो ये समानता थी दोनों में, इसीलिए कवि ने उससे तुलना करी है। अगला प्रश्न देखिए 13वां कि विवाह आमूल नवल पंक्ति में पूर्ण रूप से क्यों नया क्यों कहा गया है, आमूल नवल क्यों कहा गया है विवाह को। ऑप्शन 1 है कि विवाह में आत्मीय स्वजन नहीं थे इसीलिए, या फिर किसी को आमंत्रण नहीं दिया गया था इसीलिए, या फिर विवाह में गीत नहीं गाए गए थे इसीलिए, या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी। ये सारी चीजें उसके विवाह में नहीं हुई थी, इसलिए इस विवाह को पूरी तरह से नया बताया है। बाकी ये अगर सारी चीजें ये अगर होती तो फिर वो नया नहीं होता, वो जैसा परंपरा के हिसाब से बाकी विवाह जैसे होते हैं वैसा ये भी होता। अगर स्वजन आते, अगर उनको निमंत्रण भेजा होता, अगर गीत गाए जाते तो फिर वो नया कैसे होता, वो तो परंपरा के हिसाब से जैसा रोज होता है वैसा ही होता, लेकिन ये अलग ढंग का था इसलिए इसे नया कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मामा मामी का रहा प्यार, मामा मामी के प्यार की तुलना कवि ने किससे की है। जैसे धरा जलद को भरती है, जैसे धरा जैसे जलद धरा को जो है वो परिपूर्ण करता है, तो किससे तुलना करी, माता पिता से, नाना नानी से, जलद धरा से या सास ससुर से। तो भाई जलद धरा से। जलद का मतलब होता है बादल, जलद का मतलब होता है जल देने वाला, है ना, जल देने वाला। जब द आता है ना, द पीछे यहाँ पे द आ गया तो देने वाला, और अगर ज आता है तो जन्म लेने वाला, ठीक है ना, ऐसे होता है। जल ज अगर होता तो जल द देता कौन है, बादल देता है, तो जल देने वाला कहा गया है। तो यहां पे जल देने वाला कौन है, बादल। बादल धरा मैंने धरती, धरा का मतलब क्या होता है, धरती होता है। तो धरती क्या करती है कि बादल जब बरसता है तो इस धरती को जो है वो परिपूर्ण करता है, जल देता है, उसे तृप्त करता है। तो उसी तरीके से इसके मामा मामी ने सरोज के मामा मामी ने इतना स्नेह दिया और उसे तृप्त किया जैसे बादल धरती को तृप्त करता है। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न देखो यहां है कि अब ऑब्जेक्टिव टाइप के पूरे हुए हैं, कुछ बड़े प्रश्न भी कर लेते हैं क्योंकि परीक्षा में अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट जैसे प्रश्न पूछे जाने हैं, वैसा हम अभ्यास कर रहे हैं और ध्यान रखना इसी में से आपको प्रश्न मिलेगा। इसलिए इस क्लास को कंप्लीटली देखें। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आया तो इसी में से आएगा, अगर आपका लघुत्रात्मक प्रश्न आया तब भी इसी में से आएगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है, कंप्लीटली हम रिविजन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और एग्जाम से पहले हम एक बार वन शॉट क्लास रहेगी आपकी पूरी, उसका कंप्लीटली हम रिवीजन करने वाले हैं। तो प्रश्न क्या है कि शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि ने क्या संकेत करना चाहता है। बीच में शकुंतला का नाम आता है, बीच में कवि अपनी पुत्री के विवाह के अवसर को शकुंतला के विवाह से तुलना करके क्या बताना चाहता है। तो देखो भाई यहां पे आपको लिखना है कि इससे कवि ने संकेत किया है कि शकुंतला और सरोज दोनों के जीवन में कुछ समानता है। क्या वे समानता है कि जिस प्रकार शकुंतला के विवाह के समय उसकी मां उसके साथ नहीं थी, इसीलिए शकुंतला को मां के स्थान पर पिता ही ने ही शिक्षा दी थी। उसी प्रकार सरोज के विवाह के समय भी उसकी मां के अभाव में ये सारे कार्य निराला को स्वयं को करने पड़े थे, इसीलिए कवि ने यहाँ पे उसकी पुत्री की तुलना सरोज से की है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट स्टेप 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है कि वह लता वहीं की जहां कली तो खिली, स्नेह से हीली पली, अंत उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृगवर महामरण। पंक्तियों में निहित भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। देखो यहां पे क्या कह रहा है कवि कि वह लता वहीं की। लता मतलब क्या, जो बेल होती है ना, बेल, और उस बेल पर फूल खिलते हैं, उस पर कली लगती है, फिर उसके फूल बनते हैं, फिर उस पर जो है वो फल बनते हैं। तो लता वहीं की मतलब उसकी माँ के बारे में कह रहा है कि जहाँ की तेरी माँ थी वहीं पर तू भी बड़ी हुई, तू भी खिली, तू भी स्नेह से हिली, मतलब तुम्हें प्यार वहीं पे मिला, और पली बड़ी बड़ी वहीं पे हुई, और तेरा अंत भी वहीं हुआ, क्योंकि सरोज का देहांत भी उसके ननिहाल में हुआ था। तो उसे गोद में ली शरण मूंगे दृग महामरण। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। देखो भाई, तो भाव सौंदर्य क्या है कि इसमें कवि निराला ने शोक, करुणा और वत्सलता को अभिव्यक्ति की है। पुत्री सरोज अपने ननिहाल में पली थी, किशोरी से युवती हुई थी, उसी ननिहाल में उसकी असमय मृत्यु हुई थी।
कवि ने हृदयगत वेदना की अभिव्यक्ति के अनुरूप कोमल शब्दावली, रूपक योजना और स्मृति दशा का समावेश किया है। शोकग्रस्तता की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। तो ये सारी चीजें आपको भाव पक्ष में लिखनी है। अगला देखिए 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न है कि नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। उक्त पंक्तियों का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। नत नयनों से का मतलब होता है झुके हुए नयनों से, आलोक मैंने प्रकाश उतर करके, कांपा अधरों पर थर 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 होठों पे आया। कुछ कहना चाहती थी, कुछ भाव थे उसके हृदय में, होठों तक आए पर वो कुछ कह नहीं पाई। इसका भाव, इसका प्रतिपाद्य देखिए कि इन पंक्तियों में कवि ने सरोज के विवाह काल की ओर संकेत किया है। उस समय लज्जा और संकोच के कारण सरोज की आंखें झुक गई थी। जब उसका विवाह हो रहा था उस समय कवि याद करता है कि कुछ भाव थे उसके हृदय में, संकोच लज्जा के कारण उसकी आंखें झुकी हुई थी और वो भाव उसके मुंह पे होठों पे आए थे, परंतु उसमें अद्भुत चमक अर्थात खुशी व्यक्त हो रही थी। उस खुशी का प्रकाश अधरों पर आ जाने से उसमें स्वाभाविक रूप से कुछ कंपन हो रहा था, लेकिन वो उसे व्यक्त नहीं कर पाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 18वां कि सरोज स्मृति को शोक गीत क्यों माना है। अगर प्रश्न यहां से देखो ऐसा बनता है कि सरोज स्मृति जो है वो एक गीत है, कैसा है, विवाह का गीत है, मृत्यु का गीत है या और कोई प्रकार का गीत है। ध्यान रखना ये मृत्यु का गीत है, मतलब शोक गीत जिसे कहते हैं। तो देखो कि शोक गीत प्रियजन की मृत्यु के उपरांत उसके विरह में लिखा जाने वाला एक विरह वेदना गीत होता है। सरोज स्मृति भी निराला की स्वयं की पीड़ा अभिव्यक्त करता है। निराला ने अपनी प्रिय पुत्री सरोज की मृत्यु के पश्चात यह कविता लिखी थी, जिसमें शोक, निराशा और पीड़ा के भावों की अभिव्यक्ति हुई है, क्योंकि उससे पहले उसके परिवार के कई सारे सदस्य काल कवलित हो चुके थे और इसके बाद सरोज भी जब चली जाती है ना तो निराला बहुत दुखी होते हैं। ये सारे भाव अपने मन के फिर उस समय व्यक्त करते हैं। पुत्री की मृत्यु के पश्चात कवि को आत्मग्लानि की अनुभूति हुई थी, क्योंकि जब वह जीवित थी निराला उसके लिए कुछ नहीं कर सके। इस गीत में कवि के मार्मिक भावों की अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट देखिए 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। जो नहीं कही, उक्त पंक्तियों में निहित मूल भाव को स्पष्ट कीजिए। तो भाई निराला जी का जीवन पूरा दुखों से भरा हुआ था, दुखों से परिपूर्ण रहा था। कवि का भाव यह है कि मेरा सारा जीवन दुखों और संघर्षों में व्याप्त रहा है। पहले पत्नी का, फिर पुत्री का असामयिक देहांत हुआ। मैंने अपनी दुख गाथा को कविता के माध्यम से आज तक कभी व्यक्त नहीं किया, कभी नहीं कहा, जो नहीं कहा, और अब उसके बारे में क्या कहूं। तो ऐसा दुखपूर्ण जीवन के बारे में कवि बीच में ये दो पंक्तियां भी जोड़ते हैं कि मैंने जीवन भर किसी से नहीं कहा। और अंतिम क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, क्योंकि आज हम 20 प्रश्न करने वाले थे और यह है अपना अंतिम क्वेश्चन। क्या लिखा है कि सरोज स्मृति कवितांश में कौन से रस की प्रधानता है। श्रृंगार और करुण रस, हास्य और करुण रस, शांत और श्रृंगार रस, वात्सल्य और करुण रस। देखो भाई, श्रृंगार और करुण रस, तो करुण तो है बट श्रृंगार तो नहीं कह सकते, हास्य है भी नहीं है और करुण तो है लेकिन हास्य नहीं है, शांत भी नहीं कह सकते और श्रृंगार भी नहीं कह सकते, और वात्सल्य और करुण रस बिल्कुल कह सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन द। ठीक है, ऑप्शन द। वात्सल्य क्या होता है कि माता पिता का, यहाँ पे ऑप्शन द राइट है, माता पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम भाव होता है वो वात्सल्य रस में व्यक्त होता है, उसे वात्सल्य कहते हैं। और करुण माने जहां कोई दुखपूर्ण चीजें, जहां करुणा अभिव्यक्त होती हो वहां पे करुण रस होता है। तो देखो ये हमने किए हिंदी साहित्य के 20 प्रश्न, और इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक भी मिलेगा। उस नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हम आप उसमें शामिल करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपनी सारी क्लासें मिलती रहेगी और अपनी बाकी हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी की दोनों क्लासें मिलती है आपको मॉर्निंग में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।